आप सभी विद्यार्थियों का नेशनल विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज आप हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 4। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपकी यूनिट 3 है उसमें से मात्र आपका चुंबकत्व के संबंध में जो 5 पार्ट है वो हटा है, ना कि चैप्टर 4 हटा है। तो इसलिए ध्यान रखें आप लोग कि चैप्टर 4 को बिल्कुल भी ना भूलें। चैप्टर 4 को आपको तैयार करना है। तो देखिए चैप्टर 4 के अंतर्गत सबसे पहले हम लेंगे ऑस्टेट का प्रयोग, फिर लेंगे एम्पीयर का नियम, फिर अपना टॉपिक होगा बायो-सेवर्ट का नियम। सभी सरल सरल टॉपिक हैं, आसानी से तैयार होने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सन 1820 में जो डेनमार्क के भौतिक शास्त्री थे ऑस्टेट, तो वो क्या थे? कोपेनहेगन में प्रोफेसर थे। कोपेनहेगन में क्या थे? प्रोफेसर थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक प्रयोग किया। इन्होंने देखा कि जब किसी धारावाही चालक तार के समीप कोई चुंबकीय सुई डालते हैं तो उसमें क्या होता है? विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो इन्होंने इससे क्या सिद्ध किया, क्या बताया कि जो धारावाही चालक तार होता है वह क्या करता है? चुंबकत्व का प्रदर्शन करता है। किसका प्रदर्शन करता है? चुंबकत्व का प्रदर्शन करता है। यही कारण है कि चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ है। फिर उन्होंने क्या किया कि इसके पश्चात इन्होंने इसका अवलोकन किया, इसका पूरी तरीके से प्रयोग किया। क्या किया कि इन्होंने विद्युत धारा को जब उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित किया, तो आपने देखा होगा जो डीसी मोटर होती है, डीसी बैटरी वगैरह आती है, आपने कभी डीसी फैन चलाया होगा, उसमें जब अपन लगाते हैं तो एक बार तो पंखा कौन सी दिशा में? एक तो इस दिशा में चला जाएगा, और अगर हम ऐसा ना चलाएं उल्टा करंट रफ्तार बदल दें तो क्या हो जाता है? इस दिशा में चला जाता है। मतलब पंखा ऐसा भी घूमने लगता है और ऐसा भी घूमने लगता है। तो ठीक है, तो यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इस प्रकार से घूमने लगता है। तो अपन क्या करते हैं, पहले उन्होंने क्या किया कि विद्युत धारा को जब उन्होंने उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित किया, कैसा किया? उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित किया, यानी कि प्लस से माइनस की ओर, यानी कि किस दिशा में प्रवाहित किया? ऐसा प्रवाहित किया, उत्तर से दक्षिण। तो ये जा रही है उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, मतलब ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये इस दिशा को इंडिकेट करती हुई, यानी ये प्लस पॉजिटिव रहा और ये माइनस रहा, तो ये जो विद्युत धारा कैसी है? ऐसा रंग से मिल जाएगी, ऐसा प्रवाहित होगी। तो इसमें क्या होगा कि तब सुई विक्षेप पश्चिम दिशा में विक्षेप करेगी। अगर हम देख लें, ये अगर हमने उत्तर लिया और ये दक्षिण लिया, ये क्या होगा? अपना पूर्व होगा और ये पश्चिम होगा। तो यानी कि सुई किस दिशा में विक्षेप मार रही है? इस दिशा में विक्षेप मार रही है, तो ये पश्चिम दिशा में हो जाएगा। इसके पश्चात क्या होता है? फिर उन्होंने क्या किया? धारा की दिशा बदली। उन्होंने क्या किया? धारा की दिशा बदल दी, और अब धारा कैसी बह रही है? ये नेगेटिव चार्ज कर दिया और ये पॉजिटिव चार्ज कर दिया बैटरी में, तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होने लगी? ऐसे प्रवाहित, यानी कि उसकी दिशा। अब जो उसका विक्षेप जो हुआ वह किस दिशा में हुआ? पूर्व दिशा में। अब क्या हुआ? विक्षेप कहाँ हुआ? पूर्व दिशा में हुई। तो परिवर्तन से उत्तर तब हुई जब धारा परिवर्तन दक्षिण से उत्तर की ओर किया, तब सुई का विक्षेप पूर्व दिशा में हुआ। तो इन्होंने क्या देखा कि धारा की दिशा बदल देने पर जो विक्षेप का मान होता है वही बदल जाता है। अगर हम विद्युत परिपथ में से धारा का मान को रोक दें तो तार को चुंबकीय सुई के पास लाने पर कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। तो इसको हमने क्या कहते हैं कि इसको हमने देखा कि ये जो विक्षेप उत्पन्न हुआ वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण। ठीक है, अगर हम तार को ऊपर और नीचे ले जाएं तब भी हमारे विक्षेप के मान बदल जाते हैं। तो ये था डेनमार्क के भौतिक शास्त्री ऑस्टेट का प्रयोग। इसके बाद हमने टॉपिक क्या लिया था? एम्पीयर का नियम। एम्पीयर का नियम जो था, तो उन्होंने विद्युत धारा और सुई के विक्षेप की दिशा में संबंध बतलाने के लिए एम्पीयर के एक नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या लिया कि मान लीजिए कोई कल्पना कीजिए कि कोई तैराक है, वह स्विमिंग पूल में तैर रहा है और एक चुंबकीय सुई लगी हुई है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव का विक्षेप होता है, ये देखिए ये नॉर्थ होता है, नॉर्थ माने उत्तर और साउथ माने दक्षिण, बच्चे भूल जाते हैं।
तो देखिए जो उत्तरी ध्रुव का विक्षेप होता है वह तैराक की दिशा लेफ्ट हैंड की साइड होता है, मतलब बाएं हाथ साइड की साइड होता है, चाहे फिर उसकी दिशा कैसी भी है। देखिए अगर वो इधर से तैर रहा है, देखिए वो तैरते तैरते यहाँ गया, तब भी इसका विक्षेप कहाँ है, लेफ्ट साइड रहेगा, और फिर भी जाएगा तो इसके इधर, क्योंकि देखो जब ये चुंबकीय सुई है ना वो घूमेगी ना तो वो इस साइड से घूमेगी, ऐसा घूमती चली जाएगी, तो उसका विक्षेप लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा ना कि राइट हैंड साइड। तो इससे क्या पड़ता है कि एम्पियर का नियम क्या बताता है कि जो उसका उत्तरी ध्रुव का विक्षेप होता है वह तैराक की लेफ्ट हैंड साइड या बाएं हाथ साइड होता है, ठीक है। और इससे संबंधित कई और प्रयोग किए गए, उनको संजोया गया, जैसे कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, दाहिने हाथ की अंगूठी का अंगुष्ठ नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, ये नियम दिए गए। तो सबसे पहले दिया मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या कहता है कि यदि किसी कॉर्क पेंच को दक्षिण दिशा की तरफ घुमाया, क्या कहा कि यदि ये दक्षिणावर्ती कॉर्क पेंच को इस तरह घुमाया जाए कि वह विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, ऐसा करने के हाथ में अंगूठी को जिस दिशा में घुमाया जाना पड़ता है वही बल रेखाओं की दिशा होती है। यानी कि इसमें जो चित्र बना हुआ है आपका वो क्या बता रहा है, दक्षिणावर्ती दिशा। तो हमें क्या बताना है, दक्षिणावर्ती दिशा बताना है। तो अपनी जैसे कि अपन ने ये पकड़ लिया और इसको अपन इस प्रकार से घुमा रहे हैं, इस पेचकस को इस प्रकार से घुमा रहे हैं, तो क्या हुआ, जो उंगलियों की दिशा हुई इस प्रकार से, ये जो उंगलियां इस साइड की ओर ऐसे घूम रही हैं, तो वो क्या हुई, अपनी बल रेखाओं की दिशा है, ठीक है। बाकी के नियम कॉमन ही हैं। इसके बाद देखते हैं अपना मेन नियम जो वायु सेवर्ट का नियम है, जी आपकी ज्यादातर पूछी जाती है, समय पहले आती है वायु सेवर्ट के नियम के बारे में। फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे बायो और सेवर्ट, तो उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया कि किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र जो लगता है किसी बिंदु पर, तो उसके प्रभाव के लिए प्रतिपादन किया। इन्होंने क्या कहा कि यदि कोई धारावाही चालक तार XY है, ठीक है, और उससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P, तब धारावाही चालक तार के अल्पांश dl के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV क्या है। तो धारावाही चालक तार की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बिंदुओं पर निर्भर करती है वो देखिए। आपको अगर ये क्वेश्चन तैयार करना है तो अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखिए आपका जो नियम होता है लास्ट का निकल के आता है dV बराबर μ0/4π। आप किन किन पॉइंटों पर ध्यान दें, I पर ध्यान दें, dl पर ध्यान दें, sin थीटा पर और r² पर। अब जब इन चीजों को आप देखेंगे तो आपको इसके जो भी चारों जो पॉइंट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, इनकी निर्भरता किन किन पर है। तो सन 1842 में फ्रांस के वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किए, जिनके बिंदु निम्नलिखित। पहला बिंदु इन्होंने क्या किया कि धारावाही चालक तार में बहने वाली जो विद्युत धारा होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपातिक होती है। अर्थात dV बराबर क्या हो जाएगा कि dV प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। ये जो धारा बह रही है और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV लग रही है वह धारा के अनुपातिक। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो रहती है वह अल्पांश के धारावाही चालक तार के अल्पांश dl के अनुपातिक। एक तो बात इन्होंने कहा। तीसरी बात इन्होंने क्या किया कि धारावाही चालक तार के अल्पांश dl और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता r को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुपातिक होती है। तो कहने का मतलब इन्होंने क्या किया कि अल्पांश dl और देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर है, बिंदु P पर है, तो इसको मिलाने के लिए रेखा ये है ना स्मॉल r, तो इन दोनों के मध्य क्या बनता है, थीटा कोण बनता है। इसको क्या कहते हैं, ज्या, क्या कहते हैं, ज्या। तो इनके मध्य बनने वाला जो कोण थीटा होता है वह उसके अनुपातिक होता है। तो dV प्रोपोर्शनल टू अपना क्या हो जाता है
ये आपका साइन थीटा। दूसरी बात क्या होती है कि अल्पांश dl की बिंदु P से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अल्पांश dl से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा और जो बिंदु P से जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपात ये यहाँ पर वर्ग का व्युत्क्रमानुपात। आप चाहें तो यहाँ पर समीकरण डाल दें, समीकरण 2 डाल दें, समीकरण 3 और समीकरण 4। इसके पश्चात हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 3 4 से देखेंगे। समीकरण 1 2 3 4 क्या करते हैं इनको एक साथ लिखते हैं। तो dv प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है IDL sin थीटा अपॉन दो कंडीशन होती है यहाँ पर। SI पद्धति में लेते हैं तो म्यू 0/4 पाई रहता है और CGS पद्धति में ले लो तो अपना क्या होता है 10⁻⁷ होता है। ठीक है, ये क्या किसका मान होता है, ये मान होता है आपका 10⁻⁷ जो होता है वो म्यू 0/4 होता है। तो प्रोपोर्शनल के ज्यादातर अपन क्या लेते हैं SI पद्धति में ही लेते हैं तो क्या आ जाएगा म्यू 0/4 IDL sin थीटा। ठीक है, अब जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है तो यहाँ पर अपना क्या निकला है dv बराबर म्यू 0/4 IDL sin थीटा अपॉन r²। ये अपना मान है। इसको अपन मीटर स्क्वायर में भी नाप सकते हैं, टेस्ला भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है आप टेस्ला लिख लीजिए। ठीक है, ये नापने की इकाई है टेस्ला वगैरह। ठीक है, dv बराबर म्यू 0/4 IDL sin थीटा अपॉन r²। ठीक है, तो ये निकला अपना बायो सेवर्ट का नियम। देखिए अगर आप इस बात को तो ध्यान से देख सकते हैं कि मान न्यूनतम कब होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, तो स्थितियां बनेगी थीटा बराबर 0 होने पर। देखिए साइन थीटा में जो 0 का मान होता है वह 0 होता है, तो यहाँ पर ये क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा के मान 0 होने पर तो यानी कि 180 डिग्री के एंगल पर अगर उसको रख देंगे तब उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री के मान पर क्या हो जाएगा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह अधिकतम होगी। एक और बात बता दें इसके बारे में कि जो आपका बायो सेवर्ट का नियम है वह कूलम के नियम के अनुरूप ही है। इस नियम को आसानी से सिद्ध नहीं किया जा सकता, प्रायोगिक रूप से आसानी से सिद्ध नहीं किया जा सकता। कारण इसके पीछे ये रहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए अल्पांश चाहिए होता है वह बहुत ही छोटा होता है, जो वास्तविकता में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए इस प्रकार का अल्पांश ढूंढना उसको प्राप्त करना मुश्किल रहता है, इसलिए यह प्रयोग करना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी पूरी